उन्होंने कितने वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया? उन्होंने 4 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था। छात्र मुझसे अपने पिता को पत्र लिख रहा है कि जब मैं घर छोड़कर हॉस्टल गया था तो बहुत कष्ट हो रहा था। पुस्तकालय से अनेक लाभ। अब इसके लाभ क्या है? तो पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको रचना भाग के बारे में जानकारी दूंगी। रचना भाग, इसके अंतर्गत आपको अपठित गद्यांश और जो है निबंध, पत्र लेखन और अनुवाद आता है। यहाँ पर अपठित गद्यांश में आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा और उस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद में रहते हैं। सिर्फ आपको उस अनुच्छेद को पढ़कर, समझकर और उन प्रश्नों के सही उत्तर को ढूंढकर लिखना है। फिर आपको निबंध दिया जाएगा। निबंध में भी जो है आपको कोई एक विषय देने के बाद आप उस विषय पर जो है आप एस्से लिखेंगे, यानी निबंध लिखेंगे। फिर पत्र लेखन, यहाँ पर जो है औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, दोनों में से एक पत्र दिया जाएगा, उसे आपको लिखना है। फिर कुछ प्रश्न देकर कन्नड़ और अंग्रेजी में उसका अनुवाद हिंदी में करने के लिए दिए जाएंगे। वहीं अनुवाद, तो ये सब कुछ रचना भाग के अंतर्गत आपको आता है। इसमें आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पुस्तकालय है। यहाँ पर देखिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी, तो इसको 3 भागों में आप बांटकर लिखना है। एक, पहले पुस्तकालय क्या है, इसका अर्थ आपको लिखना है। फिर इसके जो लाभ और नुकसान जो होते हैं, हानि जो होते हैं, उसके बारे में लिखना है। फिर उपसंहार, इन 3 भागों में बांटकर ही जो है इसको लिखना है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पुस्तकालय है तो इसकी भूमिका देखिए, इसकी भूमिका क्या है, या इसका पुस्तकालय का अर्थ क्या है, या भूमिका क्या है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो पुस्तकालय का स्थूल अर्थ है पुस्तकों का घर। इसका अर्थ है पुस्तकों का घर या स्थान, पुस्तकों का घर या स्थान, जहां पुस्तकों का संग्रह होता है, जहां बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं, बहुत सारे विषयों पर संग्रह करके, इकट्ठा करके रखी जाती। आजकल अनेक प्रकार के पुस्तकालय देखे जाते हैं। जिनको पढ़ने लिखने का शौक होता है वे अपने घरों में निजी पुस्तकालय रखते हैं। देखिए, घर में भी एक छोटा सा पुस्तकालय, निजी, अपने लिए एक व्यक्ति जो है एक पुस्तकों का जो है इकट्ठा कर सामग्री वहां पर रखी जाती, वो जो है वो निजी पुस्तकालय कहलाती है, जो कि घर में एक व्यक्ति अपने लिए बहुत सारी किताबें जो है इकट्ठा करके एक स्थान पर रखता है। फिर स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थी के उपयोग के लिए पुस्तकालय बनाए जाते हैं। कुछ पुस्तकालय गांव में या शहरों में आम जनता के उपयोग के लिए खोले जाते हैं। आम जनता के उपयोग के लिए खोले जाते हैं। आजकल चलते फिरते पुस्तकालय भी देखने में आते हैं। तो यहाँ पर पुस्तकालय, जहां बहुत सारे पुस्तकों को संग्रह करके रखा जाता है, वही क्या है पुस्तकालय, इकट्ठा करके रखना। और फिर जो है आजकल अनेक प्रकार के पुस्तकालय हैं जो कि निजी, अपनी निजी व्यक्ति, यानी है निजी जो है पुस्तकालय जिसे कहा जाता है, जो एक व्यक्ति अपने घर में ही क्या है एक पुस्तकालय अपने लिए बनाए कर रखता है। फिर स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे पुस्तकों को इकट्ठा करके एक पुस्तकालय बनाई जाती है उनके उपयोग के लिए। फिर जो है
जो है शहर और गांव में जो है आम जनता के लिए कुछ पुस्तकालय जो है खोले जाते हैं। तो आजकल जो कि चलते फिरते पुस्तकालय भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से पुस्तकालय की भूमिका क्या है उसे यहाँ पर लिखा गया है। फिर पुस्तकालय से अनेक लाभ। अब इसके लाभ क्या है? तो पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का भंडार है। फिर अच्छे पुस्तकालय से सभी प्रकार का सभी विषय का ज्ञान मिलता है। किसी भी विषय का ज्ञान पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय संसार के महान व्यक्तियों का, महात्माओं, विचारकों और कवियों, लेखकों का परिचय कराता है। महात्माओं, महापुरुषों के सत्संग से, अनेक विचारों से हमारे ज्ञान की वृद्धि भी करता है। पुस्तकालय से समय का सदुपयोग होता है। अवकाश समय को पुस्तकों के साथ बिताकर हम मन की चिंताओं को भूल सकते हैं। पुस्तकालय हमारे चरित्र निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो ये सब इसके लाभ। पुस्तकालय राष्ट्र की निधि है। पुस्तकालय जो है एक राष्ट्र की निधि है, एक खजाना है। जिस देश में विद्या का जितना अधिक प्रसार होगा, उस देश में पुस्तकालयों की संख्या अधिक होती है। पुस्तकालय देश की प्रगति में और सुधार में सहायक होता है। इसीलिए सरकार पुस्तकालयों के निर्माण और उनकी उन्नति के लिए आर्थिक सहायता देती है। तो यहाँ पर पहले पुस्तकालय की भूमिका क्या है, उसके लाभ क्या है। अगर हानि है तो किसी दूसरे विषय में उस हानि को भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उपसंहार, कंक्लूजन जो है लिखना है। यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। इस तरह से क्या है, पत्र लिखने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी परीक्षा में भी एक पत्र आएगा, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर जो है औपचारिक पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसके लिए किस तरह से पत्र लिखना है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले प्रेषक लिखिए, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता। तो प्रेषक जो आप अगर विद्यार्थी चरित्र प्रमाण पत्र मांगने के लिए लिख रहा है तो पहले वो अपना पता लिखे। यहाँ पर प्रेषक राजा राम मोहन रोड, मैसूर। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण के लिए प्रेषक का पता। तो फिर इसके बाद एक लाइन गैप करते हुए दिनांक लिखना है। फिर उसके बाद एक लाइन जो है गैप करते हुए सेवा में, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ पर प्राचार्य को लिखा जा रहा है तो उनका पता। फिर विषय चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन पत्र। अगर प्रिंसिपल फीमेल हो तो महोदया। फिर यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल अगर फीमेल हो तो महोदया। इस तरह से लिखना। तो यहाँ पर देखिए, सविनय प्रार्थना है कि मैं इसी वर्ष आपके कॉलेज में बीएससी प्रथम साल को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब पिताजी का स्थानांतरण गदग में हो जाने के कारण वहां पर कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए मुझे आपसे चरित्र प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रमाण पत्र प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। तो यहाँ पर जो है, जो विद्यार्थी इस कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो क्या है, अभी उनके पिता का ट्रांसफर हुआ, इस वजह से वो गदग जा रहे हैं। वहां की कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए इनको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र मुझे दीजिए। इस तरह से एक रीजन बताते हुए, यानी जो रीजन है उसे बताते हुए यहाँ पर इसका बॉडी ऑफ द लेटर लिखा गया। इसके बाद जो है धन्यवाद। फिर यहाँ पर देखिए, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर अगर सचमुच अपनी कॉलेज को लिख रहे हैं तो आपका हस्ताक्षर वहां पर होना चाहिए। परीक्षा में लिख रहे हैं
तो वहां पर सिर्फ आबा का लिखना काफी है, यानी अंग्रेजी में जिस तरह से XYZ लिखा जाता है। तो ये औपचारिक पत्र है। तो और एक पत्र है अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर अनौपचारिक पत्र जो कि अपने रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन या जो है मित्रों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर छात्रावास से अपने पिता को एक पत्र लिखे। छात्रावास यानी हॉस्टल, हॉस्टल से एक पत्र अपने पिता को लिखने के लिए प्रश्न दिया गया। तो यहाँ पर पहले प्रेषक लिखा जाता है। प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता, फिर दिनांक, फिर यहाँ पर जो है जब आप इसको लिखने के बाद यहाँ पर पूजनीय पिताजी या पूज्य पिताजी या प्रिय पिताजी, इस तरह से आप पत्र को शुरू करेंगे। फिर यहाँ पर सादर प्रणाम, फिर आपका पत्र मिला, बड़ी प्रसन्नता हो। शुरू में घर से अलग होने के कारण मुझे बड़ा कष्ट का अनुभव हुआ, लेकिन अब मेरा मन छात्रावास में लगने लगा है। मेरे मित्र भी अच्छे हैं, आप मेरे बारे में चिंता ना करें। हमारे वर्ग के विद्यार्थी आने वाले दशहरे की छुट्टियों को मैसूर जा रहे हैं। यह एक शैक्षणिक प्रवास है, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। कृपया मुझे 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दीजिए। माताजी को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन सुशीला को प्यार, और दीदी चंदना को भी मेरा प्यार, आपके पत्र की प्रतीक्षा में। तो यहाँ पर जो है जो पिता को पत्र लिख रहा है इस कारण से कि शैक्षणिक यात्रा के लिए जो है मैसूर जा रहे हैं इसके सहपाठी, इनके मित्र, तो ये भी उनके साथ जाना चाहते हैं। तो उसके लिए 1000 रुपए मनी ऑर्डर करने के लिए क्या है पिता से प्रार्थना करते हुए इसको पत्र लिखा है। और जो इनके घर के जो भी सदस्य हैं, जैसे कि माँ, बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, भाई, इन सबको क्या है उनकी जो है उनके बारे में पूछते हुए और क्या है उनको प्यार देते हुए इस तरह का एक पत्र जो है यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर छात्रावास से अपने पिता को पत्र लिख रहा है कि जब मैं घर छोड़कर हॉस्टल गया था तो बहुत कष्ट हो रहा था। अभी जो है वहाँ के जो भी मित्र मिले वो सब क्या है बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अभी इनका मन जो है लगा हुआ है छात्रावास में। वो रहकर अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं और इनके बारे में चिंता भी ना करें। इस तरह की एक पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ 1000 रुपया मनी ऑर्डर करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनके मित्र जो है मैसूर जा रहे हैं जो शैक्षणिक यात्रा के लिए, तो उसमें ये भी जाना चाहते हैं। इस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर लिखा है। फिर इसके बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र या तो आपका प्रिय पुत्र। इसके बाद अगर सच में अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर हस्ताक्षर करना है। अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो वहां पर आबा का लिखना है। फिर इसके बाद जिसे पत्र भेजा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर बेटा अपने पिता को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर पिता को जो भेजा जा रहा है पत्र, तो अपने घर का पता यानी अपने पिता जहां पर रहते हैं उनके पता जो है लिखना अंत में जरूरी है, क्योंकि इस एड्रेस पर ही ये पत्र जो है प्राप्त होगा यानी भेजा जाएगा। तो इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। तो उस वक्त आपको इस तरह से पत्र लिखना है। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है जो कि अपठित यानी यहाँ पर अपठित गद्यांश में आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इस तरह से दिया गया है। इस तरह से 5 अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अनुच्छेद पहले पढ़कर उसे समझकर फिर जो दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखना है यहीं से चुनकर। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद, राजा राम मोहन राय बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबंध किया। गांव की पाठशाला में उन्होंने बांग्ला भाषा को इन्होंने सीखी। फिर उन दिनों कचहरियों में फारसी का बोलबाला था, अतः उन्होंने घर पर ही मौलवी से फारसी पढ़ी। 9 वर्ष की उम्र में वे अरबी की उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजे गए। वहां वे 3 वर्ष तक रहे। उन्होंने कुरान का मूल अरबी में अध्ययन किया।
12 वर्ष की उम्र में वे काशी गए। 4 वर्ष तक वहां उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इस बीच उन्होंने भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया। भारतीय दर्शन का भी उन बीच इन्होंने अध्ययन किया। इस तरह से राजा राम मोहन राय के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में जो है, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया। तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की? जो पढ़ाई की व्यवस्था इनके पिताजी ने की थी। किसने की थी? इनके पिताजी ने की थी। उस क्या है अनुच्छेद के आधार पर, जो कि वहां पर इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इनकी पढ़ाई की जो व्यवस्था इनके पिता ने की थी। तो दूसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय बांग्ला कहाँ सीखी? तो राजा राम मोहन राय ने गांव की पाठशाला में बांग्ला सीखी थी। बांग्ला भाषा जो है आप इन्हीं के गांव की पाठशाला में इन्होंने सीखी थी। फिर आगे देखिए, उन्होंने अरबी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने अरबी की शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। फिर 12 वर्ष की उम्र में वे कहाँ गए? 12 वर्ष की उम्र में वे काशी गए। फिर उन्होंने कितने वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया? उन्होंने 4 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था। तो इस तरह से 5 प्रश्न दिए गए अनुच्छेद के आधार पर पूछे गए हैं। उस अनुच्छेद को एक या 2 बार पढ़िए, उसे समझिए, फिर प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। आगे देखिए, अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कन्नड़ा और अंग्रेजी में दोनों में प्रश्न दिए गए और आपको इसका ट्रांसलेट, इसका अनुवाद जो है आपको हिंदी में करना। एक भाषा में लिखी हुई सामग्री को दूसरी भाषा में जो है बिना कोई परिवर्तन के क्या है अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना ही अनुवाद कहा जाता है। उसे परिवर्तित करना ही अनुवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, नावु भारत देशद प्रजेगुळु, वी आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारत देश की प्रजा है। आगे देखिए, भारतವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत। प्रजातांत्रिक जो है देश भारत है, या तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रजाप्रभुत्व देश, या तो आप लिख सकते हैं या प्रजातांत्रिक देश जो है भारत। ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, वी शुड लिव यूनिटाइडली, तो यहाँ पर देखिए हमें एकता से जीना चाहिए। आगे, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, देर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, भारत में कई भाषाएं हैं। ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, the security of our nation is our responsibility, देश की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, इसका हिंदी में अनुवाद है। आगे देखिए, ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ, इंडिया इज एन अग्रिकल्चरल कंट्री, भारत कृषि प्रधान देश। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ प्लेइंग इन दी प्ले ग्राउंड, विद्यार्थी खेल के मैदान में खेल रहे हैं। ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। विद्यार्थी जीवनवे सुवर्ण युग, स्टूडेंट्स लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, विद्यार्थी जीवन ही स्वर्ण युग। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂधी वाज फॉलोअर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो इसका हिंदी में अनुवाद, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। ಶಾಲೆಯು ಕಲಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ, स्कूल्स आर दी फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, विद्यालय ज्ञान की नींव है। तो आज मैंने आपको रचना भाग के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।